जितना मजबूत मैंने इमरान खान के असाबी तौर पर देखा है, उन जैसा मजबूत असाब का मालिक मैंने, ये हर बात पे एक बात कहता है, मेरे कौम को बता दें, मेरा फिक्र ना करें। और ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान देखा, जिसने शहीदों की औलादों को देखा, बेबस लोग नहर के ऊपर बैठे जिनका कोई सहारा नहीं, कोई घर नहीं, उनको सहारा देने के लिए अपनी जिंदगी में नहीं देखा। वो सख्तियां जो कर रहे हैं, खुद जेल हुकाम ये मानते हैं कि हमने आप जैसा सख्त इंसान नहीं देखा। ये मुझ पे कोशिश कर चुके हैं 2 दफा मुझे कत्ल करने की। मुझ पे अब इनके पास एक ही हरबा रह गया मुझे खत्म करने का, स्लो पॉइजनिंग का। आखिर में सैफर जो है शबाशिव के पास गया, सैफर तो उनके पास है और एक रिटायर्ड जनरल है आर्मी का, उसके पास है। ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए और अपने अवाम के लिए पाकिस्तान में रहना पसंद करता हो, मुझे ना कोई लालच है। यहाँ तक कि बनी गाला जो है वो भी मैंने शौकत खानम को दे दिया है। इस मिशन को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो मेरी कौम तरक्की करेगी, मेरा मुल्क तरक्की करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PNN न्यूज़ और मैं हूँ बिलाल ज़फ़र। नाज़रीन, इमरान खान साहब जेल में हैं तो माहिर कानून और सीनियर वकील आफ्ताब अहमद बाजवा साहब की एक स्पेशल मुलाकात हुई, जिसके बाद मीडिया पे बहुत चर्चा होता रहा। उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, खान साहब की कंडीशन क्या है, उनकी सेहत कैसी है और वो बाजवा साहब से क्या कह रहे थे। इस वक्त बाजवा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर खान साहब से आपकी मुलाकात हुई है तफसीलन, तो क्या मुलाकात थी, खान साहब की सिचुएशन क्या थी, क्या देखा आपने? सबसे पहले तो उनकी सेहत के बारे में बता दूं। जेल में हैं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में, मैं क्रिमिनल प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, बड़े बड़े दहशतगर्दों के, कातलों के, बड़े बड़े डिकेटों के केस किए हैं जो बड़े मजबूत असाब के मालिक होते हैं, बड़े सियासतदानों के किए हैं केस। लेकिन जितना मजबूत मैंने इमरान खान के असाबी तौर पर देखा है, बीइंग एज अ कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम, उनके फैसले जो थे फाइनल में, जो उनका 2 डाउन आ जाना, बैटिंग करना और बहुत सारी तब्दीलियाँ करना इन वक्त, उस वक्त से क्योंकि मुझे उनसे प्यार था, अभी प्यार है, उन जैसा मजबूत असाब का मालिक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। हालांकि ट्रंप के बारे में कहा जाता है, सदर जो था अमेरिका का, लेकिन उससे भी ज़्यादा मजबूत असाब का मालिक है। जितना कॉन्फिडेंस उनके अंदर मैंने देखा, मैंने एक बात की, मैंने खान साहब आप तो जेल में पड़े हैं पिछले 2-3 माह से, गर्मी में, सख्त गर्मी में, तो उन्होंने एक ही बात कही, बाजवा आपको याद होगा, आप भी क्रिकेट खेलते रहे हो, अगर हम मई, जून, जुलाई में दोपहर में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक क्रिकेट खेल सकते हैं, तो ये जेल की गर्मी क्या है फिर मेरे सामने। तो वहाँ पे कुछ वकला मेरे साथ थे 4-5, क्योंकि केस के बारे में हम बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि अदालत ने हुक्म दिया था जेल अथॉरिटी को कि हमारी ओपन मुलाकात करवाएंगे, किसी कमरे में नहीं करवाएंगे। जिस कमरे में बैठे थे वहाँ पे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट बैठा था, एक आदमी और भी बैठा था किसी एजेंसी का। मैंने कहा जी इनको उठाएं यहाँ से, फिर मुलाकात करेंगे। दूसरा, इस कमरे में नहीं करेंगे, यहाँ बग लगे हुए हैं, यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। सीक्रेट एक्ट की बात करते हो, हमें सीक्रेट एक्ट के कागजात तो देते नहीं, तो हमारी मुलाकात जो है हमने अपने क्लाइंट से करनी है। शाह महमूद कशी साहब भी साथ थे, हम अलहदगी में करेंगे और ओपन करेंगे जहाँ अब कोई बात हमारी रिकॉर्ड ना हो सके। इस वक्त आप अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये सरकार को जाके बताएंगे और सरकार जो है इस पे हमें, हमारा डिफेंस जो है डिस्क्लोज होगा। फिर सुप्रिटेंडेंट जेल आ गया, उसने कहा जी अगर मुलाकात करनी तो इधर ही करेंगे, नहीं तो नहीं करना, ठीक है आप, मैं जानूँ और अदालत जाने। यानी कि इस हद तक मैं कहता हूँ अल्लाह कानूनियत की हद है। उस पर फिर इमरान खान मुस्कुराए, कहने लगे बाजवा डोंट वरी। वकील सिकंदर जुल्करनैन थे हमारे साथ, उमर नियाजी थे, 2 और थे। कहने लगे ये मुझ पे कोशिश कर चुके हैं 2 दफ़ा मुझे कत्ल करने की, एक जिसमें एक आदमी मारा गया, 14 जख्मी, मैं भी जख्मी हुआ, अल्लाह ने मुझे रखा, सबने देखा, उसकी तो कहता वीडियो चलती रही। दूसरी दफ़ा इन्होंने जुडिशल कम्प्लेक्स में मुझे मारना था, वो भी अल्लाह ने बर वक्त मुझे बचा लिया और मैं बच गया। अब जेल के अंदर जितनी सख्ती कर सकते थे ये कर चुके हैं, और ये कहते हैं कि वो सख्तियाँ जो कर रहे हैं, खुद जेल हुकाम ये मानते हैं कि हमने आप जैसा सख्त इंसान नहीं देखा। आप तो उल्टा कहते हैं कि और बताओ मैंने क्या क्या करना है, यानी कि वो जो सख्ती कहते इससे डबल मैं करके दिखाता हूँ, अब परेशान ना हो। यानी कि इतने मजबूत असाब का मालिक। फिर उन्होंने कहा कि मुझ पे अब इनके पास एक ही हरबा रह गया मुझे ख़त्म करने का, स्लो पॉइजनिंग का। जिस तरह DG रिजवान, FIA का मकसूद चपड़ासी, क्योंकि वो एक ऐसी तकनीक है जिसको हामिद मीर अपने प्रोग्राम में बहुत वाज़ेह कर चुका है। उन्होंने आपको ये बाकायदा बताया कि स्लो पॉइजनिंग मेरे साथ की जा रही है? नहीं, उन्होंने ये कहा कि एक ही हरबा रह गया इनके पास, ये मुझे जहर देंगे, और जहर भी होगा स्लो पॉइजनिंग की तरह का। क्योंकि स्लो पॉइजनिंग जो है एक ऐसी नई टेक्निक है मर्डर की जिसका कोई सबूत नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इस तकनीक की वजह से मैं समझता हूँ कि
پھر ایک پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم صرف یہی آتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا، اس کا ثبوت کوئی نہیں ملتا۔ سلو پوائزننگ کے لیے کم از کم ٹائم جو ہے 15 دن سے لے کے 1.5 ماہ تک ہے۔ جب وہ کسی کو دینی، مثلا گلاس کے اوپر لگا دیں جس پہ پانی پینا تو آپ گلاس پکڑتے ہیں، جوتا پہن دیں جوتے کے اندر ہے، وہ سکن کے اندر پھر جو ہے کرتی ٹریول کرتی ہارٹ کو بلاک کرتی ہے، اس کو سلو پوائزننگ کہتے ہیں۔ کہ جی اب ایک ہی اربہ رہ گیا ہے مجھے قتل کرنے کا، اور ان کی پوری کوشش ہے کہ مجھے یہ قتل کریں، لیکن اگر اللہ نے مجھے زندگی دی ہے تو یہ مجھے کیسے ماریں گے؟ مجھے اللہ نے پہلے بچایا ہے، اب بھی بچائیں گے، جتنی مرضی کوشش کر لیں۔ دوسری بات جو انہوں نے بڑی خوبصورت کی، انہوں نے کہا کہ باجوہ ہم سب بیٹھے تھے، میں 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے مصروف رہتا تھا اپنی قوم کے لیے، میں کام کرتا تھا دن رات، ملک کے مسائل ہی اتنے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں جو سنتا تھا تو جس طرح مجھے حل کرنے کے لیے پھر اپنی ٹیمیں تشکیل دینی پڑتی تھیں، جس کے لیے ملک کو میں بڑی مشکل سے ٹریک پہ، معاشی ٹریک پہ سیدھا کیا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ اب جو ہے، اس وقت میرے یہ حالات تھے، 24 گھنٹے میں 18 گھنٹے میں کام کرتا تھا، اب تو جیل میں ہوں، فارغ ہوں، یا قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ترجمے کے ساتھ، احادیث پڑھتا ہوں، اور جو ہمارے خلفائے راشدین اور پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو اسلامک ورلڈ کے جو مسلمان ہیں جنہوں نے حکمرانیاں کی ہیں، انہوں نے زندگی کیسے گزاری اور کس طرح حکمرانی کی اور کس طرح اپنے عوام کے مسائل کو حل کیا، اب میں اس پہ سٹڈی کر رہا ہوں، اور میں پرسکون ہوں، ذہنی طور پر میں بڑا مطمئن ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک موقع دیا ہے جیل کے اندر۔ یہ سمجھتے ہیں شاید جیل ہے، میرے لیے تو یہ جیل ہو یا کہیں بھی مجھے لے جائے، میرے دی خوراک آپ سب کو پتہ ہے جو میں کھاتا ہوں، مجھے نہ کوئی لالچ ہے، یہاں تک کہ بنی گالا جو ہے وہ بھی میں نے شوکت خانم کو دے دیا ہے۔ مجھے پاکستان میں میری کوئی پراپرٹی ہے تو مجھے بتائیں، نہ مجھے کوئی پراپرٹی کا شوق ہے۔ مجھے جب ڈائیورس کا معاملہ تھا تو میں نے کہا، اس وقت آدھی پراپرٹی مجھے بیوی کی مل رہی تھی، میں نے کہا یہ بھی دے دو اس کو، میں نے بچے بھی اس کو دے دیے، اچھی مائیں پالے۔ ایسا انسان جو صرف اور صرف قوم کے لیے اور اپنے عوام کے لیے پاکستان میں رہنا پسند کرتا ہو، اور وہ یہ بھی کہتا ہے میں پاکستانی ہوں، پاکستان میں رہوں گا، جیل میں رہوں، پاکستان میں رہوں، مروں گا بھی یہیں پہ رہوں گا، اور قوم کے لیے یہ مشکلیں میں جو دیکھ رہا ہوں اپنی قوم، میں دیکھ رہا ہوں میری قوم کیا دیکھ رہی ہوگی، میری قوم کن حالات سے گزر رہی ہوگی۔ یہ ان کے بڑے الفاظ جو تھے، پنچنگ تھے ہمارے لیے، کہ میری حالات اس وقت معاشی طور پر پچھلے 16 ماہ میں جو انہوں نے حالات بنا دیے ہیں میری قوم کے لیے، اور ان پہ ہمارے اوپر پھر یہ چور ڈاکو مسلط اور ڈکیٹ مسلط کیے جا رہے ہیں، ان کا دیکھ لیجئے۔ ایک انہوں نے بہت بڑی بات کی جو ہم وکلا کے لیے بڑی الارمنگ تھی، میرے بائیو میٹرک کے لیے عام جسٹس عامر فاروق کہتا ہے اسے زخمی حالت میں لے کے آؤ بائیو میٹرک کے لیے ہائی کورٹ کے اندر۔ میرے وکلا نے استدعا کی ہسپتال میں یا اس کا گھر میں جا کے کروا لیں سر، چھوٹی سی مشین ہوتی ہے، لے جاتے ہیں کراتے ہیں، نہیں حکم دیا۔ دوسری طرف ایک سزا یافتہ اشتہاری جس کے متعلق عامر فاروق ایک ججمنٹ 2022 PLD اسلام آباد پیج 13 واضح لکھتا ہے کسی اشتہاری کو کوئی سہولت میسر نہیں، اس کے لیے سہولتیں ایئرپورٹ پہ پہنچا دیتا ہے بائیو میٹرک کی، آپ سب نے دیکھا۔ جب انصاف کا یہ معیار ہو جائے ملک کے اندر تو میں پھر توقع رکھتا ہوں صرف اور صرف وکلا پہ، کہ وکلا اس بات کو سمجھیں اگر میرے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے ایک عام آدمی کے ساتھ انصاف کیسے ہوتا ہوگا، جس کے لیے یہ بات انہوں نے بڑی سختی سے کہی کہ وکلا کو میرا پیغام ضرور دیں، قوم اپنی جگہ پہ، لیکن یہ وکلا جو ہیں اس مشن کو لے کے اگر آگے بڑھیں گے تو میری قوم ترقی کرے گی، میرا ملک ترقی کرے گا، میری پرواہ مت کریں۔ وہ ہر بات پہ ایک بات کہتا ہے، میرے قوم کو بتا دیں میرا فکر نہ کریں، میں ٹھیک ہوں، میں خوشحال ہوں، میں اندر بڑا خوش ہوں، مجھے اس بات کا نہیں، جو عدالتیں فیصلے کرتی ہیں کریں۔ اب جن کی کسٹڈی میں عدالتیں ہیں وہ صاف نظر آ رہی ہیں، وہ فیصلے کیا کر رہی ہیں، جیسے بائیو میٹرک والا معاملہ آپ کے سامنے آ گیا، اس پہ انہوں نے ضرور بات کی۔ اس لیے میں وکلا بھائیوں کو یہ عمران خان کا میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں اور اسپیشلی پھر جرنلسٹ حضرات کے لیے بھی ایک پیغام دیا، خدا کے لیے آپ جو ہیں، آپ عوام کے اصل نمائندے جرنلسٹ ہوتے ہیں جو اصل حقائق کو عوام تک پہنچاتے ہیں۔ اگر جرنلسٹ حضرات ہی جس طرح اگر بک جائیں گے، جھک جائیں گے، اپنے مالکان کے سامنے چند کوڑیوں کی خاطر اصل بات کو چھپائیں گے، قوم کو نہیں بتائیں گے، تو پھر یہ قوم کا اللہ ہی حافظ ہے۔ لیکن میں مایوس ہونے والا نہیں، کیونکہ وہی انہوں نے پھر وہ بات دہرائی کہ اسلام میں مایوسی گناہ ہے۔ مطلب جیل میں وہ خوفزدہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، انہیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی نہیں۔ بھی آپ کو کھانا کیسا ملتا، کہ آپ کو کیوں پوچھتے ہیں جی، مجھے کھانا نہ بھی دے تو کیا ہے،
खाना देसी मुर्ग तो मंगा रहे हैं वो। पता नहीं जी, देखो घर से अगर कोई खाना आता है, अगर नवाज शरीफ को अस्पताल में और घर में सब कुछ मिलता है, ये जेल मैनुअल के अंदर लिखा है, घर से जो चीज़ आएगी वो खाएगा, वो उसका हक है। देखो बीइंग एज अ प्राइम मिनिस्टर उसको अख्तियारात हैं ए क्लास और बी क्लास के, और खाना भी घर से आना जो है अदालत का हुक्म है, इसे घर से खाना दें। जब हालात मशकूक हों तो वो घर का खाना उसके लिए बनता है, कानूनी तौर पे बनता है, और उसको खाना भी चाहिए। लेकिन मैंने जो कॉन्फिडेंस देखा उनकी बातों में, जेल के अंदर बैठ के एक बंदा ऐसे बातें कर रहा है, उसको परवाह ही नहीं। वो कहता है अब ये समझो मैं घर में बैठा हूँ। तो सोशल मीडिया पे एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है कि खान साहब की दाढ़ी उसमें दिखाई गई है, आप तो रूबरू मिल के हैं, क्या खान साहब ने दाढ़ी रख ली है, कोई ऐसा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बिल्कुल शेव थी और बड़े खूबसूरत नज़र आ रहे थे। और खूबसूरत होने के अलावा मैं ये भी बता दूं, जब अदालत की कार्रवाई हो रही थी तो मैंने कुछ पॉइंट रेज किए, फॉरेन मिनिस्ट्री के मतलब थे, कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस के बारे में थे कि हमें ये सैफर कहाँ कहाँ आता है और कहाँ कहाँ जाता है। आखिर में सैफर जो है शहबाज शरीफ के पास गया, उसकी कस्टडी में ही है। एक गवाह कहता है शहबाज शरीफ की कस्टडी में ही है, उसकी कस्टडी से ही हमने लिया है। सैफर तो उनके पास है, और एक रिटायर्ड जनरल है आर्मी का, उसके पास है। कुल 8 सैफर हैं। सफ़ा मिसल पे अदालत में कोई सैफर नहीं है, सिर्फ एक गवाह का बयान है कि सैफर मेरे पास है। जब वो गवाह आएगा तो इंशाल्लाह सैफर भी अदालत में आएगा। एक बात ज़हन में रखिए, क़ायद आज़म ने हमें जो पाकिस्तान लेके दिया है, लाखों जाने कि खून इस पाकिस्तान की बुनियादों में है। यही बात इमरान खान कहता है। खुदा के लिए जब पाकिस्तान बना तो मैं बच्चा था, होश संभाल रहा था, उस वक्त ये नहर जो है मुगलपुरे वाली, जहाँ ज़मान पार्क है, यहाँ महाजरीन आके बैठे थे, मेरी वालदा खाने बना बना के उनको देती। और ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान देखा हो बनते, जिसने शहीदों की औलादों को देखा हो, बेबस लोग नहर के ऊपर बैठे थे, जिनका कोई सहारा नहीं, कोई घर नहीं, उनको सहारा देने के लिए, जो आज भी मैं कहता हूँ इमरान खान अपने बच्चों को छोड़ के, हर आदमी लंदन के वीज़े के लिए बैठा हुआ है, अमेरिका के वीज़े के लिए बैठा हुआ है। आपका नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, ज़रदारी इलाज कराने तो मुल्क से बाहर, जब वो कुमरा नहीं आती तो बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं, जब इन्हें अपोजिशन काटनी हो तो फिर ये बीमार होकर मुल्क से बाहर होते हैं। इमरान खान वाहिद लीडर है मुल्क के अंदर जो इस कौम के लिए जी रहा है। उसको कोई उसका मतलब नहीं है कि मैंने आइंदा बन के क्या कमाई करनी है, क्या बनाना है। वो तो कहते हैं ओपन, मेरे आज भी एसेट देख लो, मेरे आज से जब मेरे बाप दादा के एसेट थे वो भी देख लो। वाहिद पाकिस्तानी लीडर देखा है जो ये बात करता है। जो उसकी जो बातें थी जेल के अंदर सुन के ये महसूस हो रहा था, या अल्लाह मेरे मुल्क के अंदर असम्बली के अंदर जो भी बंदा है उसके ख्यालात यही हो। लेकिन मैं इमरान खान को सलाम पेश करता हूँ, उसकी अजमत को सलाम पेश करता हूँ, उसके जज्बात को सलाम पेश करता हूँ। और जो खबर मानिका ने रात जो एक अदालत में जो बात बयान दिया है खानजादा की, जिस तरह उस्मान डार को एक अदालत में पेश कर दिया गया, कामरान शाहिद की, शेख रशीद को पेश कर दिया गया मुनीब की अदालत में एक एंकर की, इसी तरह सदाकत अब्बासी को डान की अदालत में पेश कर दिया। ये क्या निज़ाम इससे अदल शुरू हुआ है हमारे मुल्क में। काजी फैज़ी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, खुदा के लिए इन अगवाशुदा अफराद को अपनी अदालत में ओपन बुलाओ, और ओपन बुला के पूछो एक एक को कि हम आपको तोहफ़्फ़ देंगे आईन पाकिस्तान की तरह की रूह से। आप बताइए आपके साथ हुआ क्या? आपका मतलब है कि खावर मानिका किसी के प्रेशर में ही बातें कर रहे हैं? जी बिल्कुल, खावर मानिका। और मैं आपके प्रोग्राम में आज बता के जा रहा हूँ, फिर इसको रिकॉर्डिंग में रख लेना। आइंदा आने वाले दिनों में खावर मानिका जेल में होगा। जो उसने बातें की हैं ये वो हरासमेंट, वोमेन हरासमेंट एक्ट है, उसके अंदर आती हैं। अपनी बीवी को उसने हरासा करने की कोशिश की है और मीडिया पे बैठ के। दूसरा एक वो एक्ट है, दूसरा डेफामेशन 500 पाकिस्तान पीनल कोड, तीसरा सिविल साइड पे उसकी सारी जायदाद जो है जब्त हो सकती है इसी बयान के ऊपर, डेफामेशन पे, अगर बुशरा बीबी चाहे या इमरान खान चाहे। और मैं उसे आइंदा आने वाले दिनों में जो है जेल के अंदर देख रहा हूँ। आप उनकी बातों को सच नहीं समझते? बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कहाँ था जब इमरान खान के वज़ीर-ए-आज़म बनने से बहुत पहले उसका निकाह होता है। कहाँ सोया हुआ था वो? फिर वज़ीर-ए-आज़म रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ख़त्म हुए भी आज तकरीबन 20 माह हो गए हैं, तो वो ये बातें कर रहा है। ये बातें इसका मतलब है कौन करवा रहा है उससे, या किसी के कहने पे उसने की?